हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैथिक्स। आज हम दोबारा आ गए हैं न्यू लेक्चर के साथ, जिसमें हमने थर्ड लेक्चर होने वाला है, जिसमें हम कपल के बारे में पढ़ेंगे। ओके, और हमने 2 लेक्चर्स कवर किए, जिसमें हमने फर्स्ट लेक्चर में कुछ टॉपिक्स देखे थे। सेकेंड लेक्चर में हमने देखा मूवमेंट ऑफ फोर्सेस के बारे में एंड इट्स एप्लीकेशन, और इसमें हम कपल के बारे में बात कर रहे होंगे। सो लेट्स मूव फर्दर टूवर्ड्स द कपल। कपल बेसिकली होता क्या है? आपका सिंगल फोर्स अप्लाइड ऑन अ पाइवोटेड बॉडी अलोन डज नॉट कॉज एनी रोटेशन। अगर हम कोई बॉडी लेते हैं, ठीक है, तो उस पर हम सिंगल फोर्स लगाते हैं तो उस पर रोटेशन नहीं होगा। बेसिकली अगर हम कोई बॉडी ले लें और नॉर्मली इस पर सिंगल फोर्स लगाएं तो उस पर रोटेशन नहीं होगा। इट कैन कॉज द ट्रांसलेशनल मोशन टू। ओके, ये ट्रांसलेशनल मोशन भी कॉज करेगी। बट अगर हम इसी बॉडी को एक फिक्स कर देते हैं, जैसे हमने पिछले लेक्चर्स में देखा कि हम इसको फिक्स कर देते हैं और यहाँ हमने एक फोर्स लगाया, तो ये बॉडी जो है वो मूव कर जाती है। ये बॉडी मूव कर जाती है बिकॉज ऑफ, अगर ये सिंगल फोर्स होती, सिर्फ सिंगल फोर्स की वजह से अगर ये मूव नहीं करती, बिकॉज इसमें हो सकता है कुछ ट्रांसलेशनल मोशन हो जाएगा और कुछ थोड़ा रोटेट हो जाएगी, तो ये सिर्फ रोटेशनल मोशन नहीं करेगी। तो ये बॉडी यहाँ पर हम जो फिक्स करते हैं, यहाँ पर एक इक्वल एंड अपोजिट फोर्स डेवलप होता है। दिस पाइवोटेड पॉइंट की वजह से एक इक्वल एंड अपोजिट फोर्स डेवलप होता है, जिसकी वजह से ये बॉडी रोटेट कर जाती है। सो बेसिकली जो कोई बॉडी रोटेट करती है तो उसमें उसका रोल होता है, जो हमारा फोर्स हम एक्सटर्नल लगाते हैं और जो पाइवोटेड पॉइंट होता है वो, या फिर हम 2 एक्सटर्नल फोर्सेज इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में लगाएं, तब जाके वो बॉडी रोल करेगी। सो बेसिकली अ सिंगल फोर्स applied on a pivoted body alone does not cause any rotation of the body. Actually the rotation is always produced by the pair of forces. So हमारा जो रोटेशन होता है वो हमेशा देखा जाएगा वो पेयर ऑफ फोर्सेस के वजह से होता है। ओके, सो एज वी टॉक अबाउट द फोर्स ऑफ रिएक्शन एट द पाइवोट इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। अगर किसी भी बॉडी में रोटेशन हो रहा है तो उसमें जो फोर्स ऑफ रिएक्शन होगा पाइवोट पॉइंट पे, ओके, वो इक्वल होगा मैग्नीट्यूड में और अपोजिट इन डायरेक्शन होगा। एंड द मूवमेंट ऑफ फोर्स ऑफ रिएक्शन अबाउट द पाइवोट पॉइंट, अगर हम बात करें, जैसे हमने पिछले लेक्चर में एग्जांपल देखा था एक डोर का, ठीक है, हमने यहाँ पर डोर लिया था, ये हमारा हैंडल था डोर का और ये 2 हिंजेस थे और हिंजेस को हमने पाइवोट कर रखा था। अब हम इसमें डोर में अगर फोर्स लगाएंगे कोई भी, तो ये डोर जो होगा वो रोटेट करेगा बेसिकली। ओके, सो डोर जब रोटेट करेगा तो हमें पता है हमने एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया, हमें तो एक फोर्स दिख रही है। बट अगर हम बात करें रोटेशन का कॉज है, तो हमने अभी पढ़ा कि रोटेशन तभी होगा जब हमारे इक्वल, मतलब 2 फोर्सेस अप्लाई किए जाएं, ठीक है, पेयर ऑफ फोर्सेस हों। तो यहाँ जो हिंज पे है, हिंज पे एक इक्वल एंड अपोजिट फोर्स डेवलप होगा। अगर ये हमने एंटी क्लॉकवाइज लगाया तो यहाँ पर एक क्लॉकवाइज फोर्स डेवलप होगा जो इस बॉडी को रोटेट करने में हेल्प करेगा। ओके, और इक्वल इन मैग्नीट्यूड होगा, अपोजिट इन डायरेक्शन होगा। सो द मूवमेंट ऑफ फोर्स, अगर हम यहाँ पर हिंज पे बात करें मूवमेंट ऑफ फोर्स के बारे में, हमने यहाँ पर फोर्सेस तो देख लिया, लेकिन अगर हम मूवमेंट ऑफ फोर्स के बारे में बात करें तो यहाँ पर जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी एट द हिंज इज इक्वल टू 0, तो डी परपेंडिकुलर 0 हो जाएगी, तो हमें मूवमेंट ऑफ फोर्स टाउ इज इक्वल टू एफ इंटू डी होता है, विच इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ओके, सो बेसिकली द मूवमेंट ऑफ फोर्स एट द हिंज इज इक्वल टू 0 और द पाइवोट पॉइंट पे जो हमारा मूवमेंट ऑफ फोर्स होगा वो 0 होगा। सो सच पेयर ऑफ फोर्स इज कॉल्ड एज कपल। तो हम इन फोर्सेस को कपल बोलते हैं। बेसिकली पेयर ऑफ फोर्सेस को हम कपल बोलते हैं। लाइक अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट की बात करें या हम अगर बॉटल देखते हैं, जैसे ये हमारी एक बॉटल है, ठीक है, हम जब इसको खोलेंगे ना तो हम इसको इस तरह नहीं खोल सकते, इस तरह हम नहीं खोलते हैं, इस तरह खोलते हैं ना, मतलब एक साइड से 2 साइड से एक इधर लगा रहे हैं, देखो एक लग रही इधर और एक लग रही इधर, ठीक है। सो बेसिकली 2 पेयर ऑफ फोर्सेस से हम इसे खोलते हैं। ओके, सो सच पेयर ऑफ फोर्सेज इज नोन एज कपल। हम इन पेयर ऑफ फोर्सेज को कपल बोलते हैं। So these 2 equal and opposite parallel forces not acting along the same line form a couple, and this couple need to produce a rotation, और यही कपल हमारा रोटेशन प्रोड्यूस करता है। जैसे हमने एग्जांपल्स में देखा, अभी हमने यहाँ पर एक डोर का एग्जांपल लिया, ठीक है, और इसी तरह अगर हम बात करें अदर एग्जांपल्स की, द फोर्स विच एक्सर्ट एट द हैंडल ऑफ द डोर एंड द इक्वल विच इज इक्वल इन एंड इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। इन केस इफ वी रिक्वायर लार्जर टर्निंग इफेक्ट, अगर हमें ज़्यादा टर्निंग इफेक्ट चाहिए, ठीक है, ज़्यादा अगर हमें टर्निंग इफेक्ट चाहिए, द 2 फोर्सेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन आर अप्लाइड ऑन द बॉडी सच दैट द बोथ द फोर्सेज टर्न्स द बॉडी इन द सेम डायरेक्शन। तो हम क्या करते हैं, अगर हमें ज़्यादा एक मैग्नीट्यूड चाहिए किसी भी बॉडी को टर्न करने के लिए, देन
in case if we require larger turning effect of the forces, two forces equal in magnitude and opposite in direction, तो हम दो फोर्सेस को ले लेते हैं। दो फोर्सेस को हम कैसे लेंगे, लाइक हमें पता है कि जो हमारा कार होता है, कार जब कभी पंचर होता है या फिर कुछ उसमें दिक्कत आ जाती है तो एक ऐसी रिंच या ऐसे कार टूल का यूज़ किया जाता है। ऐसे टूल आपने देखा होगा कि इसको हम किसी चीज़ में फंसाते हैं और इसमें इस तरह फोर्स लगाते हैं, जैसे ये है तो इसके दो हिंज पे फोर्स लगाते हैं, ठीक है, इस तरह हम फोर्स इस पे लगाते हैं। तो बेसिकली वी विल, यहाँ पर हम F लगाएंगे फोर्स एक, और इसको यहाँ पर हम एक F फोर्स लगाएंगे जो कि इसको रोटेट करा देगा, ठीक है, इसको रोटेट कराने में हेल्प करेगा। सो यहाँ पर हमें ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत होगी बिकॉज इसको व्हील ओपन करने के लिए जब हमारी कार पंचर होती है तो उसमें यूज़ करते हैं। तो बेसिकली इट्स अ होल्डिंग नट, यहाँ पर हम नट को होल्ड करते हैं और इसको हम घुमाते हैं तो ये नट खुल जाता है, ओके। एंड अगर इसी तरह हम इस रिंच की बात करें तो यहाँ पर हम एक F फोर्स लगाएंगे और एक फोर्स यहाँ पर F लगाएंगे तो ये इस तरह मूव कर जाएगी, ठीक है। सो बेसिकली दीज आर द फ्यू एग्जाम्पल्स विच वी विल यूज़ टू प्रोड्यूस अ लार्जर फोर्स, ओके। सो हम इनको लार्जर फोर्स को अगर हमें निकालना है, लार्जर फोर्स हमें चाहिए, तो हम क्या करेंगे, दो फोर्सेज एक साथ इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन लगाएंगे और वहाँ पर हम कपल जनरेट कराएंगे जिससे हमें लार्जर फोर्स मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद हम कुछ सिमिलर एग्जांपल्स की बात करें ऑफ द कपल। अगर हम कपल के सिमिलर एग्जांपल्स की बात करें तो अगर हम टैप देखते हैं, टैप खोलते हैं तो हमारे दो पॉइंट्स पे हम फोर्स लगाते हैं, एक हमने यहाँ पर फोर्स लगाया कि यहाँ पर लगाया, तो हम उसको टर्न करके खोल लेते हैं, टर्निंग अ वाटर टैप। इसी तरह दूसरा है टर्निंग, टाइटनिंग और टाइटनिंग द कैप और लूजनिंग द कैप, यहाँ पर लूजनिंग भी होगा, ओके। किसी भी बॉटल की कैप को खोलने के लिए हम कपल फोर्स यूज़ करते हैं। उसी तरह टर्निंग अ की इन द लॉक, किसी भी की को हम इस तरह घुमाते हैं, दो साइड हम फोर्स लगा के घुमाते हैं। इसी तरह टर्निंग अ स्टीयरिंग व्हील, और स्टीयरिंग व्हील में भी हम इसी तरह फोर्स लगा के इसे हम खोलते हैं, ओके। उसके बाद हम अगर बात करें मूवमेंट ऑफ कपल की, सो बेसिकली मूवमेंट ऑफ कपल होता क्या है। सो इन दिस फिगर वी हैव गिवन अ बार, ओके, ए बी इज़ अ बार। यहाँ पर हमारे पास ए बी एक बार है, ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया, ओके। ए बी बार है और हमारे इस बार का जो इसे डी है, इसे हम बोलते हैं डी, मतलब ये जो डिस्टेंस है पूरी इसकी, इसे हम आर्म भी बोलते हैं, ओके, आर्म डिस्टेंस या आर्म बोलते हैं बेसिकली। एंड ओ इज़ अ मिड पॉइंट, ओ हमारा मिड पॉइंट है, तो ये हमारा d/2 हो जाएगा, इधर आधा और इधर वाला भी आधा d/2 हो जाएगा, ओके। सो द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट इज़ ए बी, दोनों पॉइंट के बीच में, ए और बी के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो हमें दिख रही है, ए बी इज इक्वल टू डी है, विच इज़ द कपल आर्म, और इसे हम कपल आर्म भी बोलते हैं। आर्म बोलो या कपल आर्म बोल सकते हो, इसे कपल आर्म बोल सकते हो, ओके। और हम यहाँ पर दो फोर्सेज अप्लाई कर रहे हैं, एक फोर्स हम लगाएंगे इन द डायरेक्शन एफ एट द डायरेक्शन बिलो, एंड बी पे हम ऊपर को फोर्स लगाएंगे, ओके। सो ये अगर इधर हम फोर्स लगाएंगे तो हमें पता है बेसिकली, हमें नॉर्मली दिख रहा है कि ये इधर को घुमाएगा और ये इधर को घुमाएगा, ठीक है। अब ये जो एक इधर को घुमा रहा है, एक नीचे को घुमा रहा है, तो आपको पता है ये पाइवोटेड पॉइंट है, ये हमारा ओ इज़ अ पाइवोटेड पॉइंट, तो ये जो है तो कुछ इस तरह घूमने लगेगा, ओके। जो बार है हमारा ए बी बार है वो घूमने लगेगा, ओके। तो हम यहाँ पर मोमेंट ऑफ फोर्स निकालेंगे अबाउट दीज थिंग्स, ओके। सो मोमेंट ऑफ फोर्स जो आएगा हमारा, अगर हम मोमेंट ऑफ फोर्स की बात करते हैं, मोमेंट ऑफ फोर्स एट ए, अगर हम मोमेंट ऑफ फोर्स ए पे बात करें एट द एंड ऑफ ए, तो ए पर हमारा फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओ ए हो जाएगी, तो फोर्स इंटू ओ ए हो जाएगी, ओके। एंड दिस इज एंटी क्लॉकवाइज होगी यहाँ पर, ठीक है। अगर हम मोमेंट बात करें, मोमेंट ऑफ फोर्स एट बी के एंड पे अगर हम मोमेंट ऑफ फोर्स बात करें तो एफ इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओ बी हो जाएगी, ये भी हमारी एंटी क्लॉकवाइज होगी, ओके, ये भी हमारी एंटी क्लॉकवाइज होगी। सो अगर टोटल मोमेंट ऑफ फोर्स के बारे में बात करें, हम टोटल मोमेंट ऑफ फोर्स के बारे में बात करें, या हम इसे बोल सकते हैं मोमेंट ऑफ कपल, बिकॉज पेयर ऑफ फोर्सेज लग रही हैं, दो पेयर ऑफ फोर्सेज लगती हैं तो हम वहाँ पर उसे कपल बोलते हैं, या फिर हम बात करते हैं मोमेंट ऑफ बोथ द फोर्सेज, ओके, मोमेंट ऑफ बोथ द फोर्सेज। सो यहाँ पर एफ हो जाएगा और इन दोनों का सम, या फिर दोनों फोर्सेज को हम अगर ऐड करें प्लस एफ इंटू ओ बी, एफ को हम कॉमन लेते हैं तो एफ टाइम्स ओ ए प्लस ओ बी, विच इज इक्वल्स टू एफ, और ओ ए प्लस ओ बी जो है, ओ ए प्लस ओ बी जो है वो d/2 विच इज इक्वल्स टू डी, ओके। एंड दिस इज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मतलब
जो हमारा मूवमेंट ऑफ कपल होगा इन दोनों के बीच में, जो कपल होगा, मूवमेंट ऑफ कपल होगा, वो हमारा F इंटू डी होगा एंटी क्लॉकवाइज। सो बेसिकली हमने ये देखा कि जो मूवमेंट ऑफ कपल होगा, आइदर फोर्सेस किसी एक फोर्स को लेंगे। मूवमेंट ऑफ कपल अगर हमें निकालना है, ऐसे कोई ऑब्जेक्ट्स पे फोर्सेस लगाई जा रही हैं, तो अगर हम बात करें मूवमेंट ऑफ फोर्स कैसे निकलेगा, तो हम क्या करेंगे, बेसिकली सिंपल सा है। मूवमेंट ऑफ कपल निकालने के लिए आइदर फोर्सेज, एक कोई फोर्स लेंगे, जैसे हमने यहाँ पर एक F फोर्स लिया, एंड परपेंडिक इनटू करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेज और कपल आर्म, और इनका जो कपल आर्म होगा, मतलब ये जो D डिस्टेंस है, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे F में, तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा मूवमेंट ऑफ कपल। ओके, इन अदर वर्ड्स द मूवमेंट ऑफ कपल इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ आइदर फोर्सेज, किसी एक फोर्स, एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स। सो मूवमेंट ऑफ कपल हमें पता चल गया, मूवमेंट ऑफ कपल हमने देखा कि एक कोई फोर्स होगी और इनटू कपल आर्म, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, मतलब दोनों फोर्सेस के बीच के डिस्टेंस जो होगी वही हमारा मूवमेंट ऑफ कपल हो जाएगा, और उसको हम फोर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो आता है इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडीज़। हम इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडीज़ के बारे में बात करेंगे। अब इक्विलिब्रियम बेसिकली होता क्या है? अगर हम इक्विलिब्रियम की बात करें तो इक्विलिब्रियम अगर हम कहीं पर भी देखें, तो अगर हमने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा तो वहाँ पर कंसंट्रेशन को हम इक्वल करते हैं तो इसको इक्विलिब्रियम बोलते हैं। या फिर हम किसी ऐसी ऑब्जेक्ट जो दोनों साइड से, मतलब अगर वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, बैलेंस कर दें तो उसे हम इक्विलिब्रियम बोलते हैं। ओके, सो बेसिकली वी हैव रीड अबाउट द फोर्सेज विच एक्ट ऑन द बॉडी। इट कैन प्रोड्यूस ट्रांसलेशनल मोशन इफ द बॉडी इज फ्री टू मूव, और प्रोड्यूस रोटेशनल मोशन इफ द बॉडी इज फिक्स्ड एट अ पॉइंट। ओके, हमने देखा कि कोई भी बॉडी होती है, अगर वो मूव करने में के लिए फ्री है तो वो ट्रांसलेशनल मोशन परफॉर्म करती है। अगर वो फिक्स्ड है किसी पाइवोटेड पॉइंट के लिए और उसमें हम फोर्स लगाते हैं तो वो रोटेट कर जाती है और रोटेशनल मोशन को परफॉर्म करती है। ओके, बट इट इज़ पॉसिबल टू अप्लाई अ नंबर ऑफ फोर्सेज। अगर हम देखें कि कुछ कभी कभी क्या होता है, हम कई सारी फोर्सेज लगा देते हैं, ठीक है, कई सारी हम फोर्सेज एक साथ अप्लाई कर देते हैं, बट द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेज इज ज़ीरो, और जो उसका रिजल्टेंट होता है वो ज़ीरो होता है। मतलब बॉडी डज नॉट चेंज देयर स्टेट ऑफ मोशन, और वो बॉडी ना मोशन चेंज ही नहीं करेगी। मतलब किसी भी बॉडी पर हम कई सारी फोर्सेज लगा रहे हैं, उसके बाद भी वो बॉडी मूव नहीं कर रही है, ना वो रोटेट कर रही है ना वो मूव कर रही है। सो दिस इज कॉल्ड द इक्विलिब्रियम। ओके, सो वहाँ पर जो हमारा नेट फोर्स होगा ऑफ ऑल द फोर्सेज, नेट फोर्स ऑफ ऑल द फोर्सेज इक्वल्स टू ज़ीरो, और वी कैन से दैट द अलजेब्रिक सम ऑफ द मूवमेंट ऑफ ऑल द फोर्सेज about the fixed point is zero, so they do not change the state of body, and this phenomena is said to be in equilibrium, और ये हमारा वही equilibrium होता है। So equilibrium basically if you talk about when a number of forces acting on a body produce no change in its state of rest of linear or translational motion, okay, the body is said to be in equilibrium। तो अगर हम बात करें ट्रांसलेशनल और रोटेशनल, यहाँ पर दोनों होगा, और रोटेशनल, ओके, रोटेशनल। ओके, सो अगर हम बात करें किसी भी नंबर ऑफ फोर्सेस किसी भी बॉडी पर अप्लाई कर रहे हैं और उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट, और वो कोई चेंज हो ही नहीं रहा है, वो रेस्ट ही में रह रहा है, और अगर रेस्ट में रह रहा है, पहला तो हमारा रेस्ट में हो सकता है वो रेस्ट में रहा हो तो रेस्ट ही में रहेगा, लेकिन अगर उसने लीनियर मोशन परफॉर्म कर रहा है और हमारी फोर्सेज अप्लाई करने पर उसमें कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं उसकी स्टेट में, वो या इट मे बी इन स्टेट ऑफ रेस्ट और इट में बी इन लीनियर और रोटेशनल मोशन। लीनियर मोशन में भी इक्विलिब्रियम होता है, रोटेशनल मोशन में भी इक्विलिब्रियम होता है, जब हम किसी भी नंबर ऑफ फोर्सेस को अप्लाई करने पर कोई चेंज ना हो। सो द बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम। उसके बाद हमारा काइंड ऑफ इक्विलिब्रियम देखते हैं। काइंड्स ऑफ इक्विलिब्रियम में बेसिकली टू टाइप्स के इक्विलिब्रियम होते हैं। द इक्विलिब्रियम इज सेड टू बी इन टू टाइप्स। फर्स्ट वन इज स्टैटिक इक्विलिब्रियम, सेकेंड वन इज डायनेमिक इक्विलिब्रियम। ओके, अब स्टैटिक इक्विलिब्रियम नाम से ही पता चलता है स्टेट ऑफ रेस्ट। स्टैटिक मतलब स्टेट ऑफ रेस्ट, कोई भी ऐसी बॉडी जो स्टेट ऑफ रेस्ट में होगी तो उसे हम स्टैटिक इक्विलिब्रियम बोलेंगे। मतलब कोई ऐसी बॉडी कि वो रेस्ट पे है और हम उस पर अप्लाई करते हैं फोर्स तो वो मूव नहीं करती है। ओके, वो मूव नहीं कर रही है, मतलब उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है, उसकी स्टेट जो थी पहले वही स्टेट है, तो वो हमारा स्टैटिक इक्विलिब्रियम होगा। डायनेमिक इक्विलिब्रियम वो होता है जब कोई बॉडी रोटेशनल या ट्रांसलेशनल लीनियर मोशन कोई भी कर रहा है, मतलब लीनियर एंड ट्रांसलेशनल आर द सेम मोशंस। ओके, या फिर रोटेशनल मोशन कर रहे हैं। बेसिकली टू टाइप्स के मोशन होते हैं, एक रोटेशनल, एक लीनियर और ट्रांसलेशनल मोशन, और उसमें कोई भी फोर्सेस चाहे जितनी हम फोर्सेस लगा दें और उसके स्टेट चेंज ना हो। मतलब अगर लीनियर मोशन में है तो वो लीनियर मोशन में ही कांस्टेंट
ट्रैवल करता रहेगा या मूव करता रहेगा तो उसे हम डायनेमिक इक्विलिब्रियम बोलते हैं। ओके, सो अगर हम बात करें स्टैटिक इक्विलिब्रियम की, व्हेन अ बॉडी रिमेन्स इन स्टेट ऑफ रेस्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सेवरल फोर्सेज द बॉडी इज सेड टू बी स्टैटिक इक्विलिब्रियम। अगर कोई बॉडी रेस्ट पे हो और रेस्ट पे ही रहे आफ्टर अप्लाइंग मेनी फोर्सेज देन इट इज सेड टू बी इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम। इसी तरह हमारे पास यहाँ पे एक ब्लॉक दिया है, आइस ब्लॉक दिया है, और दो बंदे इधर एक एफ से खींच रहा है और एक इधर एफ से खींच रहा है, ठीक है। इन दोनों को एक इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेज से खींचा जा रहा है। कोई आप ऑब्जेक्ट रखिए और उसको दोनों साइड से सेम फोर्स लगाइए तो वो ऑब्जेक्ट मूव करेगी? नहीं करेगी ना, क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट फोर्स आप लगा रहे हो। सो दिस बॉडी इज सेड टू बी इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम। हम इसे क्या बोलेंगे कि ये बॉडी स्टैटिक इक्विलिब्रियम में प्रेजेंट है। ओके, उसके बाद अगर हम बात करें अबाउट द डायनेमिक इक्विलिब्रियम, व्हेन अ बॉडी रिमेन्स इन द स्टेट ऑफ मोशन it may be translational or rotational under the influence of several forces, the body is said to be dynamic equilibrium. So okay, अगर कोई बॉडी, आप अगर बात करें कोई बॉडी की, लेट सपोज कोई बॉडी है जो रोटेशनल और ट्रांसलेशनल मोशन परफॉर्म कर रही है और उस पर कई सारी फोर्सेज लगाने के बाद भी कोई स्टेट में चेंज नहीं हो रहा है, देन द बॉडी इज सेड टू बी इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम। अगर हम बात करें अबाउट द एग्जाम्पल्स, तो पहला एग्जाम्पल आता है हमारा, अगर जब ऊपर से रेन ड्रॉप होता है, मतलब जब बारिश होती है तो जो वाटरफॉल होता है तो उसमें जो हमारी रेन ड्रॉप होती हैं जब वो कांस्टेंट वेलोसिटी से अर्थ को टच करती हैं, देन द फॉलिंग ड्रॉप इज बैलेंस बाय द सम ऑफ बियॉन्ड फोर्सेस। कुछ बियॉन्ड फोर्सेस से वो बैलेंस होती हैं, और जो फ्रिक्शन होता है, विस्कोसिटी जिसे हम बेसिकली बोलते हैं, एयर में जब विस्कोसिटी जो होती है उसकी वजह से जो हमारा नेट फोर्स ऑन द ड्रॉप होता है वो जीरो होता है। सो द रेन ड्रॉप मूव्स विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, और वो कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे आ जाते हैं। इसी तरह अगर हम सेकंड एग्जांपल की बात करें, सेकंड एग्जांपल इज अ एरोप्लेन मूव्स एट अ कांस्टेंट हाइट। अगर वो कोई एरोप्लेन है वो कांस्टेंट हाइट पे मूव कर रहा है, व्हेन अपवर्ड लिफ्ट ऑन इट बैलेंसेज इट्स वेट डाउनवर्ड। जो ऊपर का फोर्स होगा, कुछ ऊपर से फोर्स लग रहा होगा, वो इसके डाउनवर्ड वेट से बैलेंस हो जाता है। ओके, सो दिस इज द बेसिकली फिनोमिना ऑफ द डायनेमिक इक्विलिब्रियम। उसके बाद एक हम स्टोन लेते हैं, एक स्टोन लेते हैं, हमने बचपन में बहुत कुछ किया है इस तरह कि एक स्टोन लेते हैं, उसको इस तरह घुमाते हैं, ठीक है। सो आ स्टोन इज टाइड एट द एंड ऑफ द स्ट्रिंग रिल्ड इन अ सर्कुलर पाथ। अगर हम सर्कुलर पाथ में उसे घुमाते हैं तो वो यूनिफॉर्म स्पीड से डायनेमिक इक्विलिब्रियम परफॉर्म करता है, बिकॉज जो ये स्टोन होता है ये कुछ टेंशन प्रोवाइड करता है इसे, और ये सेंट्रीपिटल फोर्स को बैलेंस करता है। सिमिलरली दिस फिनोमिना और दिस मोशन ऑफ द प्लेनेट अराउंड द सन, इसी तरह हमारे जो प्लेनेट्स हैं अराउंड द सन मूव करते हैं ना, ये हमारा सन होता है, अगर ये हमारा सन होता है इस तरह हमारे प्लेनेट्स मूव करते हैं, ये मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स। सो इसी तरह वो सेंट्रीपिटल फोर्स को बैलेंस करके एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करा करते हैं। ओके, सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड और एग्जाम्पल ऑफ द डायनेमिक इक्विलिब्रियम। अगर हम कंडीशन की बात करें अबाउट द equilibrium, for above examples we find the following two condition must be satisfied for a body is in equilibrium। अगर हम किसी भी, जो हमने ऊपर एग्जाम्पल्स देखे, तो किसी भी बॉडी को इक्विलिब्रियम में रहने के लिए इन दो रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। फर्स्ट वन इज द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेज एक्टिंग ऑन अ बॉडी शुड बी इक्वल टू जीरो। जो रिजल्टेंट होगा किसी भी बॉडी पर सारी फोर्सेज का, वो जीरो होना चाहिए। एंड द अल्जेब्रिक सम ऑफ मूवमेंट ऑफ ऑल द फोर्सेज एक्टिंग ऑन अ बॉडी अबाउट द पॉइंट ऑफ रोटेशन शुड बी जीरो। और जो हमारा किसी भी बॉडी पर अल्जेब्रिक सम ऑफ मूवमेंट ऑफ ऑल द फोर्सेज होगा, मूवमेंट ऑफ फोर्सेज का अल्जेब्रिक सम जो होगा अबाउट द फिक्स्ड और पाइवॉट पॉइंट, वो भी जीरो होना चाहिए किसी भी रोटेशन ऑफ द बॉडी के लिए। ओके, सो द सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, अगर हम इसकी बात करें इसी पॉइंट की, सो बेसिकली वी नीड टू कैलकुलेट, मतलब हमें दो चीज़ों को इक्वल करना होगा, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट जो होंगे हमारे और क्लॉकवाइज जो मूवमेंट होंगे। मतलब अगर जो एक कोई बॉडी है, इधर को जितना फोर्स होगा, इधर को जितना फोर्स होगा, इन दोनों को अगर हम इक्वल कर देते हैं तो ये हमारा जो होगा वो बॉडी इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। ओके, उसके बाद कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो हम बात करेंगे इस लेक्चर में। प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स, प्रिंसिपल क्या होते हैं? अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट ऑफ ऑल फोर्सेज एक्टिंग ऑन अ बॉडी अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज जीरो। सो अगर हम प्रिंसिपल की बात करें तो हमने ऊपर जैसे इसमें देखा कि किसी भी बॉडी पर जो मूवमेंट ऑफ ऑल फोर्सेज होते हैं वो जीरो होते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन पे, है ना। जो हमारा फिक्स्ड पाइवॉट पॉइंट होता है उस पर जो हमारा मूवमेंट ऑफ फोर्स होता है वो जीरो होता है, एंड द बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। दस सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट। तो वही है कि
जो हमारे एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट जितने होंगे और वो हमारे इक्वल होने चाहिए, शुड बी इक्वल टू सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट्स। ओके, अगर हम एक एग्जांपल के हेल्प से यहाँ पर बात करें वेरिफिकेशन ऑफ, ये बेसिकली वेरिफिकेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट के बारे में है। यहाँ पर एक कोई सपोर्ट है और उसको रस्सी से लटका रखा है, ये हमारी L1 हाइट पर, ये हमने यहाँ पर स्प्रिंग से लटका रखा है इसे, और ये हम L2 हाइट पर इसे किसी वेट W2, ये W2 है, ये W1 है। ओके, W2 और W1 को लटका रखा है, और अगर इसमें हमें पता है वेट है तो ये कुछ इस तरह मूव करेगा, कुछ ये इस तरह मूव करेगा। ओके, एंड ये हमारा O पॉइंट ओरिजिन हो जाएगा, एंड दिस इज़ A पॉइंट, दिस इज़ B पॉइंट। ओके, सो अगर हम बात करें किसी भी मूवमेंट ऑफ फोर्सेस के बारे में इसके, तो हमें पता है दिस इज डिस्टेंस इज L1 एंड दिस डिस्टेंस इज L2। ओके, सो द वेट W1 tend to turn द मीटर रूल, ये हमारी मीटर रूल है, ठीक है, ये हमारा इधर को भागेगा, ठीक है, और ये इधर को भागेगा, तो इसमें जो हमारा क्लॉकवाइज मूवमेंट आएगा, कुछ क्लॉकवाइज ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट प्रोड्यूस करेगा, ये क्लॉकवाइज मूवमेंट प्रोड्यूस करेगा। सो हम इन दोनों को अगर इक्वल कर दें तो इक्विलिब्रियम हमें पता चल जाएगा। ओके, सो दिस, अगर हम इन दोनों को इक्विलिब्रियम में कर देते हैं तो ये हमारा वेरीफाई हो जाएगा प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट। बेसिकली दिस इज द वेरिफिकेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट। यहाँ पर हेडिंग आप डाल सकते हैं वेरिफिकेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट। ओके, सो दिस इज द हेडिंग हेयर। ओके, सो अगर हम W1 के उससे बात करें कि W1 इसको कितना, मीटर रूल को जो है कितना वो रोटेट करेगा क्लॉकवाइज, W1 वेट क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। सो क्लॉकवाइज और जो हमारा W2 है वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। सो क्लॉकवाइज मूवमेंट ऑफ वेट W1 अबाउट पॉइंट O, अगर पॉइंट O के रिस्पेक्ट में हम देखते हैं तो ये हमारा हो जाएगा, फोर्स हमारा कितना लग रहा है, फोर्स हमारा यहाँ पर W1 लग रहा है, इसमें फोर्स हमारा W1 लग रहा है, W1 में। ओके, क्लॉकवाइज मूवमेंट करेगा, W1 लग रहा है, सो फोर्स हमारा W1 हो जाएगा इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी, 0 से, अगर ये इस पिवोट पॉइंट से देखें तो L1 है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये हो जाएगा W1 इंटू L1। ओके, W1 इंटू L1। एंड एंटी क्लॉकवाइज अगर हम बात करें, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट ऑफ वेट W2, सो एट पॉइंट O के रिस्पेक्ट में अगर हम देखें तो W2 इंटू L2 हो जाएगा। ओके, W2 इंटू L2 हो जाएगा, बिकॉज जो फोर्स है हमारा वो W2 है और जो हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो L2 है। ओके, सो अगर हम इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, ओके, इक्विलिब्रियम बात करते हैं व्हेन द मीटर स्केल इज हॉरिजॉन्टल, और इस अगर ये जब मूव करेंगे तो ये मीटर स्केल कुछ इस तरह भागेगी, और इसको हमें हॉरिजॉन्टल में करके इसको इक्विलिब्रियम में करना हो सकता है इस तरह हो जाए, अगर इधर का वेट ज़्यादा है तो ये घुमा देगा इसको इस तरह, ठीक है, और हमें इसको सीधा करना है, मतलब जैसे बनी है हमें दोबारा इसको सीधा करना है, तो वी शुड नीड टू इक्वल दीज टू वैल्यूज। ओके, एंटी क्लॉकवाइज फॉर इक्विलिब्रियम वी शुड, इन इक्विलिब्रियम हमें पता है अगर हमें इक्विलिब्रियम में करना है, इन इक्विलिब्रियम दोनों मूवमेंट्स को हमें इक्वल करना होगा। इन इक्विलिब्रियम व्हेन द मीटर रूल इज़ हॉरिजॉन्टल, जब हॉरिजॉन्टल में होगा मीटर रूल, सो हमारा जो ये होगा W1 इंटू L1 इज इक्वल्स टू W2 इंटू L2 होना चाहिए, सिंस क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल्स टू एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट हो जाएगा। एंटी क्लॉकवाइज अगर ये W1 इज इक्वल्स टू W2 हो जाएगा तो क्लॉकवाइज मूवमेंट जो होंगे वो हमारे एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट के बराबर हो जाएंगे। ओके, सो दिस इज़ द बेसिकली रिजल्ट। ओके, सो यहाँ पर हमें दोनों मूवमेंट्स को इक्वल करना होगा एंड दिस इज़ वेरीफाइड। ओके, दिस इज़ वेरीफाइड, तो हमारा यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट जो होता है वो वेरीफाइड हो जाता है। ओके, सो हमने यहाँ तक देखा प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट को वेरीफाई करना देखा, मतलब हमारे एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज मूवमेंट्स को हम इक्वल कर देंगे तो हमारा जो मूवमेंट ऑफ फोर्स होगा या मूवमेंट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट होगा वो वेरीफाई हो जाएगा। इसमें हमारे क्वेश्चन अभी आएंगे, हम नेक्स्ट उसमें हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे
बेसिकली इसके बाद के 2 लेक्चर्स हो सकेंगे तो पूरे प्रॉब्लम सॉल्विंग होंगे, हम पूरी तरह से सारे मतलब काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स कर रहे होंगे, जिससे आपको काफ़ी कंसेप्ट्स क्लियर होंगे। जो हम कंसेप्ट रह जाएंगे थोड़ा नरिश होने में, वो आगे आपके एग्जाम्पल्स और क्वेश्चंस में नरिश हो जाएंगे। और आप ट्राई करिए जितने ज़्यादा क्वेश्चंस हो सकें उन्हें सॉल्व करिए, नहीं आते हैं आप आस्क करिए, ओके। और इसी तरह जुड़े रहिए मैथ्स के साथ, पढ़ते रहिए, फोड़ते रहिए, मचाते रहिए। और अगर आपको कोई डाउट है तो आप ज़रूर आस्क करिए इन द कमेंट सेक्शन और एनीवेयर और माई इंस्टा एनीवेयर, ओके। और अगर आपको वीडियो पसंद आया, लेक्चर समझ आया ना, तो आप उसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, जिससे काफ़ी लोग मतलब इससे हेल्प ले सकें और उससे पढ़ सकें और अपने लाइफ में कुछ अच्छा कर पाएँ, ओके। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।